की कहानी देखने वाले। इस जेल का नाम है बेस्ट्रॉय जेल और यहाँ उन नाबालिग लड़कों को लाया जाता है जिन्होंने कोई गलत काम किया हो या फिर कोई जुर्म किया हो। ये जेल समुद्र के बीचों बीच बनी हुई है, इसलिए यहाँ से भागना नामुमकिन है। और अगर कोई भी समुद्र को पार कर भी लेता है तो बर्फ से ढकी हुई पानी की झील में डूबने से उसको कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब कि यहाँ से भाग पाना नामुमकिन के बराबर है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो नाबालिग लड़कियों को कुछ ऑफिसर पानी के रास्ते से इस आइलैंड पर लेकर आ रहे हैं। इन लड़कों के नाम होते हैं एर्लिंग और इवार। अब ये दोनों बेस्ट्रॉय जेल पहुंचते हैं तो जेल का वार्डन बेस्टर, जो कि ओलेव नाम के दूसरे कैदी को इन लड़कों की जिम्मेदारी सौंपता है ताकि ये अपनी सजा में अनुशासन बनाए रखें। ओलेव को इस जेल में आए हुए 6 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और 3 हफ्ते बाद ही वो जेल से रिहा होने वाला है। अंदर जाने भी इन्हें जेल इंस्ट्रक्टर बेथरेन यहाँ के नियम कायदे बताता है। इनके पास भी जो पर्सनल सामान होता है उसे जब्त कर लेता है, यहाँ तक कि इनके कपड़े भी। इसके बाद दोनों को अलग अलग बैच नंबर दिया जाता है और इनके बालों को काट कर इन्हें कैदियों की ड्रेस दी जाती है। फिर वार्डन कैदी C19 यानी कि अर्लिन को स्पेशल वार्निंग देने के लिए अपने कैबिन में बुलाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि अर्लिन के ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ है, जबकि बाकी कैदियों ने छोटे मोटे अपराध किए थे। अब बेस्टर उसे शिप के एग्जाम्पल से समझाता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और तुम सभी कैदी इसके नाविक हो जो मेरे आदेश का पालन करेंगे। अब एर्लिंग के जाने के बाद हम यहाँ एक औरत को देखते हैं जिसका नाम था एस्ट्रिड, और ये एर्लिंग जैसे आरोपी को यहाँ आने से खुश नहीं होती है। अगले दिन सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके इंस्ट्रक्शन ब्रेथरन उन्हें बताते हैं। किसी को बर्तन धोने का काम मिलता है, किसी को खाने का, किसी को दीवार की चुनाई करने का और खेतों में दवाई डालने का। इसी के साथ अर्लिन को भी बाथरूम साफ करने का काम दिया जाता है, जिसमें उसकी मदद करने के लिए ओलेव को भेजा जाता है। ओलेव काम करते समय अर्लिन के रवैये को देखकर समझ जाता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो उसे समझाता है कि आज तक जिन्होंने भी इस जगह से भागने की कोशिश करी है या तो वो मारे गए या तो उन्हें पकड़कर उम्र कैद की सजा दी गई है, इसलिए ऐसा फैसला मत लेना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन अर्लिन को इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि वो सोचता था कि वो बिना कोई गलती के यहाँ भेजा गया है और इसलिए वो भागकर इस कैद से जितनी जल्दी हो सके आज़ाद होना चाहता है। काम करते समय अर्लिन की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है, तब वो ओलेव से इसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि इस झोपड़ी में एक इमरजेंसी के लिए एक बोट रखी गई है। अर्लिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए बोट हाउस के करीब जाता है, जहाँ उसे बोट तो दिखाई देती है, साथ में एस्ट्रिड अपने डॉग के साथ घूमते हुए भी नजर आती है। एस्ट्रिड उसे देखकर यहाँ से निकल जाती है। तभी जेल के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अर्लिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सजा के तौर पर उसके हाथ पर मारा जाता है। अब जब जेल में सभी कैदी सो जाते हैं तो आधी रात को मार्क नाम का एक कैदी तेज चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी घड़ी गायब हो गई थी। अब शोर को सुनकर वहाँ बेथरेन आता है और बिना सोचे समझे एक दूसरे लड़की की पिटाई कर देता है, जबकि उसने तो मार्क की घड़ी चुराई नहीं थी, बल्कि मार्क ने तो खुद की घड़ी उसके बिस्तर पर रखी हुई थी। अब अर्लिन को यह बात पता थी, इसलिए जब अर्लिन बाथरूम जाता है तो उसे वहाँ मार्क दिखाई देता है और उसकी रात की करतूत का बदला लेने के लिए वो बाथरूम को बंद करके उसकी पिटाई करता है। अब दिन में पढ़ाई करने के बाद अर्लिन ने जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखा था उसे ओलेव को पढ़कर सुनाता है और इस बीच कुछ दिनों में इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब अर्लिन असेंबली के दौरान इंस्ट्रक्टर बेथरेन की इंसल्ट करता है तो उसे सजा के तौर पर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और जब वो अपनी सजा को पूरी करके वापस आता है तो वो देखता है कि उसके लेटर को मार्क सबके सामने पढ़ रहा है, इसलिए गुस्से में अर्लिन उसे जमकर पिटाई करता है और इन्हें छुड़ाने के लिए ओलेव बीच में आता है। अब इन तीनों को सजा देने के लिए ब्रेथरेन इन्हें जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजते हैं, जिसे जलाकर सभी कैदियों का खाना बनाया जाएगा। काम करते हुए मार्क थक कर बैठ जाता है और अर्लिन भी उसे साथ बैठकर बातें करने लगता है। दिन भर मेहनत करने के बाद इन्हें खाने के लिए सड़े हुए मांस दिए जाते हैं। अर्लिन और मार्क जो पहले एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, वो आज खुशी खुशी बात करने लगे। अर्लिन जानबूझकर पेड़ काटने वाली आरी को ब्लेड को तोड़ देता है और उसे गार्ड से छिपाकर अपने पास रख लेता है ताकि वो इसकी मदद से बोट हाउस का ताला तोड़ सके। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे ही इन तीनों में दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन उन सभी की ड्यूटी बदल दी जाती है और उन्हें खेतों में गेहूं की फसल काटने के लिए ले जाया जाता है। ओलेव को अर्लिन पर शक होता है कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए ओलेव उसे छुप जाता है और जब तक उसकी सज़ा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से भागने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ओलेव को मिली हुई है और अगर अर्लिन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है तो इसकी कीमत ओलेव को भी चुकानी पड़ेगी। खैर सभी काम में लगे हुए थे, तभी इवार जानबूझकर अपना हाथ चाकू से काट लेता है, इसलिए ओलेव और अर्लिन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर अर्लिन नर्स से बचकर चाबी चुरा लेता है। इसके बाद रात होने पर मार्क और अर्लिन जंगल के बीच से लाई हुई जहरीली मशरूम खाते हैं, जिसकी वजह से आधी रात को उन्हें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो उल्टी करने लगते हैं और शोर की वजह से सभी कैदी जाग जाते हैं। अब इनकी खराब हालत को देखकर इन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है।
इलाज करने के बाद नर्स रूम से चली जाती है तो अर्लिन मार्क को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नशीली दवाई की वजह से वो होश में नहीं आ पाता। इसलिए अर्लिन अकेले यहाँ से निकलता है और उसे ऐसे करते हुए इवान देख लेता है। यहाँ दोस्तों जब अर्लिन बोट हाउस के दरवाजे पर लगे हुए ताले को ब्लेड से काट रहा था तभी वहाँ इवान आ जाता है। वो उसे कहता है कि जेल का इंस्ट्रक्टर ब्रेथन उसके साथ अश्लील हरकतें करता है और इसीलिए वो भी यहाँ नहीं रहना चाहता, और इवान उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन अर्लिन उसे साथ ना ले जाने से मना कर देता है। अब गुस्से में इवान ब्रेथन के पास जाता है सच बताने के लिए, लेकिन डर के मारे कुछ बता नहीं पाता। पर ब्रेथन उसके पैरों को लगी हुई मिट्टी को देखकर समझ जाता है कि वो समुद्र के पास गया था, और तभी उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से अर्लिन गायब है। इसलिए तुरंत वो सायरन बजाकर सभी को अलर्ट कर देता है और सिक्योरिटी के साथ जल्दी से बोट हाउस पर जाता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि अर्लिन बोट लेकर यहाँ से भाग चुका था। अगले दिन असेंबली में बेस्टर बताता है कि अर्लिन बहुत ही ज़्यादा कायर और डरपोक लड़का है जिसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया। बेस्टर उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसकी आर्मी अर्लिन को बहुत जल्दी पकड़ लेगी और वो वापस इसी जेल में आएगा। खैर कुछ दिनों तक अर्लिन का कोई खबर इन्हें नहीं मिलती और सभी कैदियों की लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। अचानक एक दिन सभी कैदी देखते हैं कि आर्मी वाले अर्लिन को पकड़कर वापस ला रहे हैं। अब ब्रेथन ओलेव से बहुत ज़्यादा निराश होता है यहाँ, क्योंकि उसने अर्लिन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उठाई थी जो कि पूरी वो कर नहीं पाया। इसलिए उसे सज़ा दी जाती है कि वो उसे तब तक कोड़े मारे जब तक उसकी पीठ से खून नहीं निकल जाता। अब यहाँ बेचारा ओलव को ना चाहते हुए भी ऐसा काम करना पड़ता है। ओलव उसे काफ़ी गुस्सा भी होता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर इन सब के बावजूद अर्लिन को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी यहाँ से भागने के बारे में ही सोच रहा था। अब एक दिन ओलव जेल वार्डन बेस्टर से ब्रेथर के बारे में शिकायत करता है क्योंकि वो हर रात इवान के साथ अश्लील हरकतें किया करता है, लेकिन बेस्टर को इस बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता और वो ओलव को वार्निंग देता है कि यह बात किसी को पता ना चले। अगले दिन जब बेस्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए इवान के पास जाता है तो इवान डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ इवान को अर्लिन के भागने के बारे में पता था, इसलिए उसे जंगल में लकड़ी काटने की सज़ा दी जाती है। जब वो लकड़ी काट रहा होता है तभी वहाँ खड़े हुए एक दूसरे जेल इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो इवान से काम ना करने के बदले कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो ब्रेथन से जुआ खेलते हुए पैसे हार गया था और उसे आज ही पैसे वापस लौटाने थे। अब इवान इस उत्पीड़न से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो समुद्र में डूबकर अपनी जान देने के लिए जाता है। उधर दूसरी तरफ अर्लिन को खाना खाते समय पता चलता है कि इवान अपनी घड़ी किसी और को देकर गया। वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। अर्लिन दौड़कर समुद्र के पास जाता है तो उसे इवान डूबता हुआ दिखाई देता है। अब अर्लिन और ओलव मिलकर उसे समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इवान की अब मौत हो जाती है। अब ब्रेस्टर सभी कैदियों को इवान की बॉडी के पास जाने से मना करता है और उन्हें अपने शेल में भेज देता है। फिर ब्रेस्टर स्लीपिंग हॉल में जाकर सभी कैदियों को यह मानने पर फोर्स करता है कि इवान एक कमज़ोर लड़का था जो जेल की सज़ा को सह नहीं पाए और हिम्मत हार कर उसने खुद की जान ले ली। उसकी मौत से ओलव और अर्लिन बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि वो इवान के मरने की असली वजह जानते थे और वो था हर रात उसके साथ वो अश्लील हरकतें होना। अब यहाँ डाइनिंग टेबल पर अर्लिन ब्रेथन की बेइज्जती करता है और यहाँ से चला जाता है। अब तक सभी कैदियों को उसकी हरकत का पता चल चुका था और इसीलिए वो उस पर सामान फेंकते हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं। फिर बेस्टर जब अपने ऑफिस में होता है तो अर्लिन उसे ब्रेथन की शिकायत करता है। इसके बाद ब्रेस्टर ब्रेथन से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि तुमने जो हरकत इवान के साथ की है उसका रिजल्ट कितना बुरा हो सकता है। अगर यह मामला सरकार तक पहुंचा तो तुम्हें आजीवन उम्र भर कैद की सज़ा दी जा सकती है। अब ब्रेथन को इस मामले की ज़रा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो जेल वार्डन को ही धमकी दे देता है कि अगर उसे इवान के केस में कुछ भी हुआ तो सबको बता देगा कि बेस्टर ने जेल के फंड में आने वाले कितने पैसों का घपला किया। सरकार नाबालिग कैदियों को सुधारने के लिए जिन पैसों को भेज रही है उसका फ़ायदा बेस्टर और उसका परिवार उठाए, तो मतलब दोनों ही बुरे इंसान हैं और दोनों ही घपला करते हैं। वेल इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बेस्टर के कहने पर ब्रेथन कुछ समय के लिए जेल छोड़कर जाने का फैसला करता है ताकि मामला ठंडा होकर थोड़ा शांत हो जाए। इसे जाता हुआ देखकर सभी कैदी लड़के खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा और इसकी जगह दूसरा इंस्ट्रक्टर आने वाला है। अब हर साल की तरह इस साल भी सेंट्रल प्रिजन कमेटी की एक टीम कुछ दिनों के लिए जेल में आती है जो कैदियों की रिपोर्ट और बर्ताव को देखकर उन्हें जेल से रिहा करने का ऑर्डर देगी। यह सेंट्रल कमेटी सभी कैदियों का एक एक करके इंटरव्यू लेती है और उन्हें जेल में होने वाली एक्टिविटी के बारे में पूछती है। जब ओलव का इंटरव्यू लिया जाता है तो पहले तो वो सब कुछ सही सही बताता है, लेकिन जब उसे इवान की मौत के बारे में पूछा जाता है तो वो झूठ कहता है। खैर ओलव को अच्छे बिहेवियर की वजह से एक हफ्ते बाद रिहाई का ऑर्डर दिया जाता है। जब वो अपना सामान लेकर जेल से जा रहा होता है तो उसे ब्रेटन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना आपा खो देता है और बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है। उसकी मदद करने के लिए अर्लिन और मार्क भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर ब्रेटन को पीटने से बचा लेते हैं और इन तीनों की जमकर पिटाई करने के बाद इन्हें तहखाने में बने हुए पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अर्लिन रात को पिंजरा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता।
पर अगले दिन वो गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर पिंजरे का दरवाज़ा तो खुलवा लेता है, लेकिन उनके पास तहखाने की चाबी नहीं होती, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते। अब जब दूसरे दिन ब्रेथन इन तीनों से मिलने आता है तो तीनों दरवाजे के पास दीवार पर उसके करीब आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दीवार के पास आता है वो उसे पकड़ लेते हैं और तहखाने की चाबी उसे छीन लेते हैं। पर इस हाथापाई में ओलव के पैर में चोट लग जाती है। अब तहखाने से निकलने के बाद तीनों लड़के ब्रेथन को मारने के लिए उसके पीछे आते हैं और इन्हें ऐसा करते देखकर बाकी कैदियों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो सभी मिलकर गार्ड को मारने लगते हैं और फिर सभी किचन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब खाने पीने का जितना भी सामान था सब लूट लेते हैं, जिन्हें सरकार ने इनके लिए भेजी थी, पर इन्हें कभी वो मिलता ही नहीं था। सभी कैदी एक एक करके गार्ड्स को मारते हुए बैथरन तक पहुंच जाते हैं और उसे भी मार गिराते हैं। जेल वार्डन ब्रेस्टर इन कैदियों की एकता को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सभी लड़के उसे मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन तभी अलिन वहाँ आता है और ब्रेस्टर को जिंदा जाने देता है। अब ब्रेस्टर बोट से वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों, इस आइलैंड पर सिर्फ कैदियों का राज था और अब वो सभी यहाँ पर आज़ादी से रहने का फैसला करते हैं, लेकिन यह आज़ादी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले ही दिन जेल डिपार्टमेंट की तरफ से इन नाबालिग लड़कों को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर के साथ आर्मी को भी भेजा जाता है। जब अलिन और ओलव सैनिकों से भरा हुआ जहाज अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो जल्दी से बाकी कैदियों की मदद से गोदाम में पड़ी हुई नाव को बाहर निकालकर समुद्र की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब तक वो समुद्र किनारे पहुंचते उससे पहले ही सैनिक वहां आ गए थे। सैनिकों को देखकर पूरे आइलैंड पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सैनिकों की संख्या कैदी लड़कों से ज्यादा होती है। अब एक एक करके सैनिक सभी लड़कों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी नजरों से बचकर अलिन, ओलव और मार्क यहाँ से जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो जाते हैं। भागते हुए अलिन को एक हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये हिरण इस आइलैंड के किनारे से आया है जहाँ पर बर्फ की सतह है, इसलिए अब तीनों झील की तरफ भागने लगते हैं। तभी मार्क देखता है कि सैनिक उसके ही पीछे आ रहा है, इसलिए वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दूसरी डायरेक्शन में भागता है ताकि उसके दोस्त यहाँ से बचकर निकल सके। ओलव के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वो भाग नहीं सकता था। उसकी मदद करने के लिए अलिन उसे अपने कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर भागने के बाद दोनों झील के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों, बर्फ की पतली परत को पार करने के लिए दोनों रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि बर्फ ना टूट जाए। ओलव जल्दी से झील को पार कर लेता है, लेकिन अलिन की बारी आती है तो वो फिसल कर झील के अंदर गिर जाता है। ओलव उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है, लेकिन इस जगह का तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा है और अलिन का आधा हिस्सा बर्फ के पानी में रहने के कारण जम चुका था, इसलिए वो चाह कर भी ऊपर नहीं आ सकता। अब ओलव बड़े ही भारी मन के साथ अलिन को यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है और फाइनली वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब लास्ट सीन में हम ओलव को एक समुद्री जहाज पर देखते हैं, मतलब कि वो यहाँ से बचकर भाग गया। और बात करें अलिन की, जो हमेशा से भागने की कोशिश कर रहा था और लास्ट टाइम पर उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो मारा गया। वेल, आपको कहानी कैसे